तो विपक्षी हो या मोदी के जो विरोधी हैं या मोदी के जो आलोचक रहेंगे, वो चाहेंगे कि इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी को अनकंफर्टेबल फील करवाया जाए, जितने से ज़्यादा उनकी गर्दन को हाथ में लिया जाए उतना अच्छा है। लेकिन भाई इतना आसान नहीं है। तो आप लाख चिल्लाते रहिए, इससे चिल्लाहट से कुछ नहीं होता है। वास्तविकता जो है उसको हमें स्वीकार करना पड़ता है। और कभी कभी आदमी अपनी जब हैसियत या औकात से ज़्यादा उड़ने की कोशिश करता है तो उसके पर कतर लिए जाते हैं, और राजनीति के अंदर तो बड़े बेरहमी से। नमस्कार, नमो नारायण। आज वीडियो बनाने का कोई शेड्यूल भी नहीं था और ना कोई इस तरह का कोई कारण, क्योंकि अमावस्या की पूजा वगैरह में व्यस्त होना पड़ता है। लेकिन ट्विटर पर इतनी चहल पहल और सोशल मीडिया में इतनी उथल पुथल है कि शुभचिंतकों के फ़ोन आने लगे कि आपके मोदी जी खतरे में हैं, मतलब मोदी जी ट्रैप्ड। तो मैंने कहा क्या कहना चाहते हो? तो बोले आपने तो कह रखा था पहले से कि मोदी जी के कुछ समय जो है अमावस्या के बाद और ग्रहण के आसपास 2-1 महीना खराब आने वाला है, तो बिल्कुल बात सच पड़ रही है। तो मैंने कहा मानो तो ठीक, न मानो तो ये बात सच है कि महीनों पहले कई पॉडकास्ट में और कई मंचों पर मैं कह चुका हूं कि आने वाला 2-3 महीने का समय मोदी जी को परेशान करने के लिए लॉबी एक्टिव हो जाएगी। और उसको कुछ लोग डीप स्टेट भी कहते हैं। डीप स्टेट क्या होता है? डीप स्टेट का मतलब ये हाइपोथेटिकल है, कंस्पिरेसी है ना, किसी के खिलाफ कोई योजना बनाना, या गवर्नमेंट विद इन गवर्नमेंट। तो डीप स्टेट समझ लेना कि कुछ टॉप गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जब सरकार के समांतर कोई तंत्र चलाते हैं या उस तंत्र को चलाते हुए सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को सुझाव देते हैं, तो वो सुझाव राष्ट्र के हित में भी हो सकते हैं और अहित में भी हो सकते हैं। इन दिनों जो पिछले 3 दिनों से ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर कि मोदी जी को फंसाया गया है या मोदी जी को धोखा दिया गया है, तो वो कौन हो सकते हैं? तो बिल्कुल सपाट अपने विषय पे ही आते हैं कि देखो भाई, आप मानो ना मानो, विधि है, विधान है, विधाता है। ये होने वाला था, ये मैंने आध्यात्मिक तरीके से बताया। कैसे होगा उसकी योजना परमात्मा ने आपके सामने रखी है। तो मैं तो बस इतना ही कह सकता हूं कि ये कहानी मान के चलना, ये कहानी काल्पनिक है और सारे पात्र इसके कल्पनात्मक हैं। तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर होता है, ऑपरेशन सिंदूर की रिजल्ट हम हर भारतीय को पता है कि हमने उसको बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर पाकिस्तान को धूल चटा दी, और मोदी जी ने जैसे कहा कि फिर उसका सीज फायर भी हमने किया। तो उसका क्रेडिट लेने में मोदी जी ने बहुत समय लगाया क्या, ऐसा कहने वाले कहते हैं। और जब क्रेडिट लिया हमने ऑफिशियली, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्लियामेंट में आकर के खुले शब्दों से कहा कि किसी भी विश्व के नेता ने हम पर कोई दबाव या फोन करके ये नहीं कहा कि सीज फायर करो, ये हमने किया है। उसके बाद हमारे अंकल ट्रंप चिढ़ जाते हैं और भारत के ऊपर टैरिफ का कार्ड खिलने लगते हैं, और अब तो ये टैरिफ का कार्ड सैंक्शंस की तरफ बढ़ रहा है। तो ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे मैंने बताया कि ये डीप स्टेट यानी कि एक समांतर सरकार के विचार वाले लोग कौन हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि काल्पनिक ही है, लेकिन समझ लो, समझने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के विश्वस्त और खास व्यक्ति कौन हैं? तो 2 व्यक्तियों के नाम आते हैं। एक है हमारे सुरक्षा सलाहकार आदरणीय, माननीय, वंदनीय अजीत डोभाल जी, और दूसरे हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी। पूरे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर बहुत सक्सेसफुल स्टोरी होने के बाद कल्पना कीजिए कि डोभाल जी आए प्रधानमंत्री मोदी के पास और सुझाव दिया कि हम इसको क्लेम कर लें सक्सेस को, कि हमने जो किया है वो हमने अपने बलबूते किया हुआ है। लेकिन फिर कल्पना कीजिए कि जयशंकर जी आकर मोदी जी को कहते हैं कि नहीं सर, अभी इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है, समय आएगा तब हम क्लेम कर लेंगे। मोदी जी ने दोनों पर विश्वास कर लिया और थोड़ा ज्यादा विश्वास जयशंकर पर किया, क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, काफी अनुभव भी है। तो उन्होंने विश्वास करिए या जो भी स्थितियां थी उसको क्लेम करने में थोड़ा टाइम लगा दिया। तब तक विपक्ष वगैरह जो थे वो
हल्ला हो करने लगे कि भाई हकीकत क्या है, वो सामने आने लगी। अब जो आप ट्रेंड देख रहे हो ट्विटर पर कि मोदी जी के साथ धोखा हुआ, और धोखे में कौन कौन फिर पिक्चर में आ जाता है? पिक्चर में आ जाते हैं जयशंकर के बेटे, जो इन दिनों अमेरिका में तो हैं ही, लेकिन वो जॉइंट होते हैं अंबानी की ORF ऑर्गेनाइजेशन से, यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ये चेहरा शायद अभी ना पहचाने, लेकिन अब सरनेम से पहचान लें। नाम है इनका ध्रुव जयशंकर। बोले इससे क्या फर्क पड़ गया? डॉक्टर एस जयशंकर के सुपुत्र हैं ये। इससे क्या फर्क पड़ गया? ये ORF फाउंडेशन में नौकरी करते हैं। ORF फाउंडेशन में क्या नौकरी करते हैं? ये ORF के अमेरिका में प्रतिनिधि हैं। यानी कि ORF रिसर्च फाउंडेशन अमेरिका से क्या थॉट लेगा या अमेरिका से क्या थॉट ORF तक आएगी, ये काम ध्रुव जयशंकर करते हैं। Dhruv Jaishankar is a non-resident fellow at Lowy Institute and director of US initiative at Observer Research Foundation in New Delhi. Previously, he was fellow in foreign policy studies at Brookings India in New Delhi and Brookings Institute at Washington DC. इनके बारे में अगर आप जानकारी निकाल कर आते हैं तो पता चलता है कि आप काफी सारे न्यूज पत्र पत्रिकाओं में लेख भी लिखते हैं। ORF में इनकी नियुक्ति हेडलाइन कुछ यूं बनती है कि जयशंकर के बेटे ने ORF का हेड ऑफ US इनिशिएटिव के पद पर ज्वाइन किया है। यह खबर पुरानी है, लेकिन तार जब जुड़ेंगे तो दूर तक जाएंगे। खबर बनती है कि फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के बच्चे ने ORF वाशिंगटन ऑफिस को हेड किया है, वहां जाकर ज्वाइन किया है। ORF बोले तो रिलायंस, रिलायंस का ऑफिस अमेरिका में, उसे हेड कर रहे हैं हमारे विदेश मंत्री के सुपुत्र। अब इससे क्या तार निकलता है, चलिए और जोड़ते हैं। जो व्यक्ति थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स में ध्यान नहीं रखते हैं, उनके लिए थोड़ा हो सकता है ये डिफिकल्ट हो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग को कसरत दोगे तो ये सारी चीज समझ जाओगे कि खेल क्या होता है। तो कल्पना कर लीजिए कि मोदी जी ने जयशंकर की बात मान ली, तो जयशंकर की बात मानने के पीछे क्या था कि जयशंकर जी को हो सकता है उनका बेटा बोल रहा हो कि पापा थोड़े टाइम मोदी जी को बोल दीजिए ना, शांत रहिए, क्योंकि रशिया से जो तेल ले रहे हैं ना हम लोग, वो अंबानी जी ले रहे हैं और अंबानी जी बेच रहे हैं अमेरिका को, तो इनके बोलने से वो व्यापारिक संबंध खराब हो सकते हैं। तो जयशंकर के बेटे जयशंकर को क्यों बोल रहे थे? क्योंकि जयशंकर जी के बेटे एक मुलाजिम है, ऐसा कहा जाता है सोशल मीडिया पे, अंबानी के लिए। अंबानी के ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये सोशल मीडिया पे लिखा हुआ है, और ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसको कंफर्म भी कर सकते हो गूगल के माध्यम से। तो हम तो इसी चीज़ पे आते हैं कि विश्वास में रह कर के हो सकता है मोदी जी थोड़े दिन खामोश हुए, और जब उन्होंने पार्लियामेंट में वो स्टेटमेंट की तो उससे चीज़ें बिखर गई। और फिर जब एक जमातदारी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, एक आंसरेबिलिटी होती है, जब उसको तय किया गया तो सारी चीज़ें बाहर आ गई कि हकीकत में कोई सरकार के निर्णय को प्रभावित कर रहा था, और वो हाई प्रोफाइल पर्सन था, जिसमें मैंने जैसे बताया नाम जयशंकर जी के बेटे का आ गया। लेकिन फिर एक लॉबिंग होती है। ट्विटर हैंडल्स पे ये भी कहा जाता है कि अजीत डोभाल जी के भी दो बेटे हैं जो विदेश में हैं, शौर्य और विवेक। एक सिंगापुर सेटल्ड है, एक ग्रेट ब्रिटेन में है। इनके पास भारतीय पासपोर्ट भी नहीं है, ऐसा सोशल मीडिया पे है। सेम थिंग जयशंकर जी के बेटे के लिए भी कहा गया कि वो भारतीय नहीं है, उनके पास शायद अमेरिकन पासपोर्ट है। अब बात ये आती है कि ये गंद जो है, पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा हुआ करता था कि उनके मंत्रियों के बच्चे विदेशों में रहते थे, विदेशों में पलते बढ़ते, और देश के अंदर वो इन्फ्लुएंस करते थे। लेकिन ये चीज़ जब भारत में आती है तो विचार तो करना पड़ेगा, और जो भी देश से प्रेम करने वाले होंगे, देश के लिए विचार रखने वाले होंगे, वो ज़रूर इस पर विचार भी करेंगे। वैसे एक शेर है कि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। अगर हमारा इंटेलिजेंस, अगर हमारी एजेंसी सतर्क हैं, तो एक व्यक्ति के नुकसान करने से कोई देश का नुकसान होना संभव नहीं है। पर हाँ, इस चीज़ को भी हम नकार नहीं सकते हैं कि पिछले दिनों रायसीना, आपने नाम सुना होगा, रायसीना मतलब बहुत जो सेमिनार्स होते हैं दिल्ली की राजधानी में हमारे, रायसीना डायलॉग्स, और दुनिया भर के इसमें जो आते हैं नेता, वो अपनी राय रखते हैं और एक जिसको कहते हैं ना नैरेटिव बनाते हैं। नैरेटिव बनाना मतलब जिस ओर आप
अपने विचार को बहाओगे दुनिया उसके पीछे बहेगी। नैरेटिव सेट करता है, जैसे मीडिया नैरेटिव सेट करता है, गोदी मीडिया, दोबी मीडिया नैरेटिव सेट करता है। कोई मोदी के पक्ष में सेट करेगा, कोई मोदी के विरुद्ध में करेगा। आजकल सोशल मीडिया, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारे पेड मीडियाज हैं। मैं किसी का भी नाम इसीलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि जो दर्शक है वो इंटेलिजेंट है, उसको पता पड़ जाता है, वो निचोड़ ले लेता है कि कहाँ हमको क्या समझना है, क्या सीखना है। तो आप लाख चिल्लाते रहिए, इससे चिल्लाहट से कुछ नहीं होता है। वास्तविकता जो है उसको हमें स्वीकार करना पड़ता है। तो रायसीना डायलॉग के जो ऑर्गेनाइज करने वाले थे वो हैं ORF ऑर्गेनाइजेशन, अंबानी की। तो ये ORF ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं थिंक टैंक। ये 1990 में आई थी और इसी थिंक टैंक को क्रेडिट जाएगा जिन्होंने एक भारत के विषय में जो नैरेटिव सेट किया 1990 से लेकर के 2000 के बीच में, जिसने मदद दी भाजपा को सरकार बनाने में, ORF का उसमें बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। लेकिन आज जो डायलॉग के लिए जो भी उनकी फंडिंग वगैरह होती है, तो क्या उससे कोई नैरेटिव सेट हुआ? या ये मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए इस देश के अंदर कोई हमारे विचार के विरुद्ध के लोग भी हैं, जॉर्ज सोरोस जैसे, क्या उनके हाथों में ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करके हमारे देश को नुकसान कर रही हैं क्या? थोड़ा सतर्क हमें भी रहना पड़ता है। जिस जयशंकर जी के बेटे ध्रुव जयशंकर की मैं बात कर रहा हूँ, उनके तार इस चीज़ से जुड़ते हैं मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ इन्फ्लुएंस किया है, ऐसा सोशल मीडिया में हवा चल रहा है। भगवत गीता के अंदर है कि जहाँ पर धुआं है तो अग्नि के होने के प्रमाण हैं। तो आप समझदारी हैं। और जहाँ मैंने कहा कि जिस मुल्क की आंखें खुली रहती हैं सरहद पर, उस पर कोई दुश्मन अटैक नहीं कर सकता है, तो उसका एग्जाम्पल ये मानो कि पिछले दिनों उपराष्ट्रपति धनखड़ जी अपना त्याग पत्र दे करके शांत बर्फ में लग जाते हैं। उनको किसने कहा त्याग पत्र देने के लिए? कोई नहीं जानता। उन्होंने त्याग पत्र क्यों दिया? बोले स्वास्थ्य खराब हो गया। और अंदर की खबर जो अनऑफिशियली जिसको बोलते हैं हेर एंड से पे ये है कि धनखड़ जी लॉबी कर रहे थे सरकार को तख्ता पलट की। उन्होंने एक विपक्ष के बड़े नेता के साथ घर पर चाय पे चर्चा की और उसको कहा कि आप चंद्रबाबू नायडू को जरा समझाइए, बाकी का काम हम कर लेंगे। कहने वाले ऐसा कहते हैं कि जब ये बात चल रही थी तो कोई चाय पड़ोस रहा था और चाय पड़ोस वाले ने चाय पड़ोस दी। मतलब इंटेलिजेंस अपना काम करती है। धनखड़ जी बुरे फंस गए और कहना नहीं चाहिए लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। एक उपराष्ट्रपति आज तक ये बता नहीं पा रहा है कि उसने क्यों त्याग पत्र दिया। स्वास्थ्य वगैरह तो आप भी समझ लेते हो, लेकिन जहां जहां राष्ट्र की सरकार को नुकसान होगा, राष्ट्र को नुकसान होगा, एजेंसियां अपनी काम करती हैं। और कभी कभी आदमी अपनी जब हैसियत या औकात से ज़्यादा उड़ने की कोशिश करता है तो उसके पर कतर लिए जाते हैं। और राजनीति के अंदर तो बड़े बेरहमी से मैं अपना ये जो आपको विषय शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा विषय आध्यात्मिक तक का लगते है। क्यों? मैंने कहा, ये मैंने महीनों पहले आपको कहा था कि ये विधि विधान और विधाता खेल खेलेंगे। मोदी जी के जीवन में 17 सितंबर के आसपास 2-3 महीने का जो टाइम आ रहा है, उनको बीजेपी के अंदर से भी विरोध करने वाले लोग आपको दिखाई देंगे। लेकिन फिर से अपनी इसी बात पे आते हैं कि आखिर सत्यता है क्या। तो मोदी जी ने मान लो कि जयशंकर जी की बात मान करके अपनी क्रेडिट को 2-5 हफ्ते के लिए रोक दिया और पार्लियामेंट में आकर के कहा कि इसमें किसी का सीज फायर में हाथ नहीं है। जिससे ट्रंप चिढ़ गए और टैरिफ लगाया। अब इतने चिड़े हैं कि लोग कहते हैं कि हो सकता है कि भारत के ऊपर सैंक्शंस भी आ जाएं। और भारत के ऊपर अगर सैंक्शंस आते हैं तो राष्ट्र की पूरी नीति में कहीं ना कहीं फॉरेन मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। और ये हो सकता है कि दो सिद्धांतों के बीच का टकराव। दो सिद्धांत कौन? मतलब डोभाल जी का सिद्धांत और जयशंकर जी का सिद्धांत आपस में टकरा गया। सच सच और झूठ झूठ में हो सकता है ऐसा हो गया हो। अब समाधान क्या? तो विपक्षी हो या मोदी के जो विरोधी हैं या मोदी के जो आलोचक रहेंगे, वो चाहेंगे कि इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा मोदी जी को अनकंफर्टेबल फील करवाया जाए, जितने से ज्यादा उनकी गर्दन को हाथ में लिया जाए, उतना अच्छा। लेकिन भाई इतना आसान नहीं है। ये बात सच है कि इस वक्त जिस पैच से हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी निकल रही है वो थोड़ा चैलेंजिंग है। और चैलेंजेस हर देश के अंदर आते हैं और इसका थोड़ा बहुत फ़ायदा लोमड़ियों को, मतलब पाकिस्तान वगैरह को आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि
मेरी एक और प्रेडिक्शन जो मैंने कहा था 2025 किसका होगा विनाश, उसमें मैंने ब्रिक्स के लिए कहा था। कभी कभी आपकी मुसीबतें आपके लिए अवसर ला देती हैं। ये हुआ तो विधि के विधान के अनुसार का पक्ष है, ये चीज हुई है, लेकिन इससे एक चीज होकर के बाहर आ गई कि ब्रिक्स अपने आप में मजबूत होने लगा है। भविष्य में ब्रिक्स अपनी करेंसी अगर उतार ले तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसी से जो हमने ये भी बोल रखा था कि अमेरिका के डॉलर का पतन प्रारंभ होगा, ये पतन का प्रारंभ है उसके। और जितनी टैरिफ के बाद सैंक्शंस वो और कड़क करेगा भारत के ऊपर, भारत उतना ही सतर्कता के साथ उसका जवाब देगा। और भारत के जवाब से विधि का विधान है। अब उसके विनाश को आप देख लो, लिखा हुआ है, ये तो कई महीने पहले की बात है। ट्विटर तो अब ट्विटर कर रहा है, लेकिन ओआरएफ वाले ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो अंबानी का है, उसमें अंबानी को क्या फायदा? तो अंबानी को यह फायदा था कि रूस से जो तेल लेकर के अंबानी यूएसए को ही बेच रहे थे, तो टोटल ट्रांजैक्शन $16 बिलियन का है। $16 बिलियन में नेट जिसको कहा जाता है $6 बिलियन अंबानी को प्रॉफिट हुआ है। ट्रंप जो बोल रहे हैं कि भाई आपने इस लड़ाई का कमाया, आपने है पैसा, तो ये बात तो अंबानी को पता ही थी कि कमा तो रहे हैं हम। और इसके लिए तो संबंध बनाने के लिए आपने देखा, शादी पे बड़े बड़े स्टार्स बुलाए जाते हैं, पॉलिटिशियंस बुलाए जाते हैं, एक्टर्स बुलाए जाते हैं। लिफाफे और गिफ्ट का क्या प्रभाव होता है वो आपने देखा। तो ये सब किया ही इसीलिए जाता है कि दुकान को तकलीफ ना हो। 6 बिलियन उनके पास चले जाते हैं। बाकी भारत सरकार की जो कंपनियां हैं उन्होंने भी उसमें से कमाया, ऐसा ट्रम्प का आरोप है। लेकिन फिर भी इस चीज को और हवा कौन दे रहा है? तो उसमें 4 लोगों के नाम सोशल मीडिया पे बाहर आ रहे हैं कि हो सकता है शशि थरूर फॉरेन मिनिस्टर बनने के लिए एम्बिशियस हो। तो शशि थरूर को सपोर्ट करने वाली जो लॉबी है, राजनीति में सब संभव है, राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त भी नहीं होता, दुश्मन भी नहीं होता। तो हो सकता है कोई पीछे से गेम कर रहा हो जो शशि थरूर को प्लांट करना हो अगर फॉरेन मिनिस्टर, तो उसके लिए जगह खाली करनी पड़ेगी। जगह खाली करनी पड़ेगी तो एस जयशंकर को अनकंफर्टेबल करो। एस जयशंकर को इतना अनकंफर्टेबल करो कि उसको बचाने के लिए अगर मोदी आगे आते हैं तो मोदी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो किसी तरह से मोदी ट्रैप्ड हो रहे हैं, और दिख रहा है मोदी ट्रैप हो रहे हैं। या फिर शशि थरूर के लॉबी के अलावा हो सकता है ये अंबानी के विरुद्ध की कोई लॉबी हो, मतलब अडानी वगैरह हो, या डीप स्टेट की कोई और लॉबी हो जो ये चाहती हो कि इस देश में अराजकता जितनी जल्दी और सिस्टमेटिक फैले। जॉर्ज सोरस जैसे लोग जिसको फंडिंग करते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन एक मित्र ने बताया कि आप इस पर भी विचार करें कि एक ऐसी भी लॉबी हो सकती है या व्यक्ति हो सकता है जो बहुत ज्यादा क्लोज आरएसएस को भी है और बहुत ज्यादा क्लोज बीजेपी को भी है। और वो व्यक्ति फॉरेन मिनिस्ट्री पे कम से कम अपनी नज़र रख रहा है कि फॉरेन मिनिस्टर हमारा होना चाहिए। क्योंकि जयशंकर जी ने कहीं काम खराब किया है ऐसा नहीं है, जयशंकर जी का काम बेदाग है, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हैं। हो सकता है कि बेटे के कहने में थोड़ा पुत्र मोह में आ गए हो। अरे जब धृतराष्ट्र आ सकते हैं तो जयशंकर नहीं आ सकते, कौन सी बड़ी बात है? और एक बाप बेटे को नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? तो जनता को तो डेमोक्रेसी में आखिरी में सुना जाता है। कुल मिलाकर के मैंने जो आपको महीनों पहले कहा था कि मोदी जी का समय थोड़ा सा खराब आ रहा है, उसको आप देखेंगे, इस क्लिप के माध्यम से समझेंगे। पिछले दिनों की ये क्लिप है, लेकिन आपके लिए बस संदेश इतना ही दूंगा कि लब कुछ भी कहें, लब मतलब सोशल मीडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लब कुछ भी कहें इससे हकीकत नहीं खुलती। इंसान के सच झूठ की पहचान है आंखें। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जागते रहिए और डेस्परेट मत होइए। पूरी तरह से एक्टिव मोड पर आप जनता जनार्दन हैं। ये देश हमारा है, ये राष्ट्र हमारा है और हम इस राष्ट्र के प्रहरी हैं। एक रहेंगे, नेक रहेंगे। आज इतना ही। देखिए इस क्लिप को और अपने कमेंट्स के द्वारा बताइए आप क्या विचार करते हैं। नमो नारायण। मोदी जी की जन्म कुंडली अगर आप देखोगे, आपके स्क्रीन पर होगी मोदी जी की जन्म कुंडली। तो मोदी जी की जन्म कुंडली में शत्रुहंता योग है। और शत्रुहंता योग जब हम कहते हैं तो उसमें कहा जाता है कि अभी तक शत्रुहंता योग जिस भी जन्म कुंडली में होता है उसके शत्रु को हराने की, उसको
शत्रुओं को परास्त करने की ताकत होती है। मोदी जी के जन्म कुंडली के प्रमाण दूंगा कि कनाडा के जस्टिन ट्रूडो मोदी से क्रॉस हुए। आज आप नाम ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा कहीं गूगल पर, वो कहीं सत्ता में नहीं है। मालदीव के डॉक्टर मोहम्मद मोजू हाथ पैर जोड़ करके उनको चीफ गेस्ट बना करके मोदी जी को लाना पड़ा कि भैया बड़े भाई हो, बैठो, गलती हो गई। पाकिस्तान के इमरान खान ने जब मोदी के विरुद्ध शत्रुता का भाव रखा, उनके ही लोगों ने उसको अंदर बिठा रखा है और खूब रोटियां तोड़ रहा है। इसी लिस्ट में अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप इन दिनों आए हैं, जो डायरेक्टली तो मैं नहीं कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना या विरुद्ध भाव में है, परंतु शत्रुहंता योग वाले मोदी जी तो राष्ट्र के लिए जी रहे हैं, तो आप उनके राष्ट्र के साथ जब किसी शत्रु का भाव रखोगे तो सीधी सी बात है तकलीफ में आओगे। तो ट्रंप के लिए तो खतरा है ही, लेकिन साथ साथ में खतरा है एक फील्ड मार्शल मुनीर के लिए भी। उनकी कोई डेट्स या उनकी कोई डिटेल्स हमारे पास नहीं है, परंतु स्वामी योग की जो टीम इस पर पूरे हम रिसर्च वगैरह करते हैं, उसमें से एक प्रश्न कुंडली के माध्यम से आकलन आया कि मुनीर को अपनी ही आर्मी के जनरल से खतरा है। उसको जान से मारने की प्रयास जो होगी वो उसी के आर्मी के लोग करेंगे, और ये प्रयास करेंगे वो और इसका दोष दे देंगे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों के ऊपर, ताकि विश्व में ये केस एक अलग हो जाए। यस, पाकिस्तान के मुनीर को जान का खतरा है, और एक बार अगर ये दूल सेटल हो जाती है तो पाकिस्तान और भारत के रिश्ते कुछ और हो जाएंगे। लेकिन अभी भी मैं कहूँ सिंदूर जो ऑपरेशन है उस पर पूर्ण विराम नहीं है, अर्ध विराम है। जाते जाते भी लोग कई गलतियां कर ही लेते हैं जगत से, क्योंकि भगवान चांस तो देता है, लेकिन वो चांस सब ले पाए ये ज़रूरी नहीं है। कुल मिलाकर के भारत के लग्न कुंडली में जो है, भारत के लग्न में राहु की कुंडली है, और पाकिस्तान की अगर कुंडली देखेंगे तो कंपैरेटिवली पाकिस्तान वीक कुंडली से है। तो जो मैंने आपको कहा थंबनेल में आपने देखा, सितंबर 17 डेड और अलाइव। मोदी जी से अगर कोई ये समझे कि वो जीत जाएगा या मोदी जी कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं तो ये गलती मत करना। कभी कभी शेर आगे चल कर के थोड़ा पीछे देख लेता है, उसको कहते हैं से अवलोकन, और अगर शेर पीछे देख ले तो 100% वो अटैक करता है। तो शेर जब जा रहा हो तो उसको छेड़ते नहीं हैं, अगर उसने पीछे देख लिया तो वो अटैक करता है। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर के जैसे मैंने उनको कहा कि बाकी मंगल उनका जो सेनापति है बड़ा मजबूत है। 2027 तक वो अपनी मर्जी से किसी को नेतृत्व देंगे तो देंगे, उनको हटाना नामुमकिन है। उनके लिए लॉबी बनाने के लिए भले ही बीजेपी के अंदर से आवाज़ें आएं, पर वो सक्सेस नहीं होंगी। और मोदी जी बिल्कुल इस राष्ट्र को नेतृत्व दे रहे हैं, और उनके ही नेतृत्व में ये देश अपने सर्वोपरि ऊंचे स्थान तक पहुंचेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आज इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो